मैं जो भाजपा की इतनी ज्यादा बुराई की अपने चैनल में, वो क्यों की, आज मैं आप लोगों को ये क्लैरिटी से बता रही हूँ। इसलिए की क्योंकि भाजपा ने भारतीय संविधान का, डेमोक्रेसी के पिलर्स का जिस लेवल पर शोषण किया है, उस स्तर पर शोषण आज तक कोई पार्टी नहीं की है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं राहुल गांधी को अपना बाप मानती हूँ या फिर मोदी को अपना चाचा मानती हूँ, नहीं, ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम एन एजुकेटेड लॉयर। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं काफी दिनों बाद आप लोगों के सामने आ रही हूँ एकदम फ्रेश वीडियो लेकर, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारी अलग अलग चीजों में व्यस्त थी। एक्चुअली आप सब जान रहे हैं कि देश में कितनी ज्यादा हलचल मची हुई है चारों तरफ से। सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, मतलब बहुत न्यू लोग अब आ रहे हैं, इवन स्टूडेंट्स तक फ्रंट पे आ रहे हैं और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि एकदम बायस्ड है और जिसको कोई एक पर्टिकुलर इंसान ही भगवान लगता है, वो सबसे पहले तो मेरा वीडियो बंद कर दे और चला जाए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए नहीं है और ना ही मैं आपसे आपके हिसाब की बातचीत कर पाऊंगी। देखिए, आई एम एन एडवोकेट और मेरे को लाइफ के 30 इयर्स हो गए, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ को अंडरस्टैंड करने का, वो किसी भी तरह का बायस्ड माइंडसेट नहीं रहा है। ना अपने किसी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए रहा है, ना अपना कोई अहंकार को सेटिस्फाइड करने के लिए रहा है, ना अपनी बात को ऊपर करने के लिए रहा है। मैंने एक चीज देखा, ये जो अभी इन दिनों बहुत कुछ हुआ, प्रोटेस्ट एंड ऑल, लोगों की 10 प्रकार की राय एंड ऑल, और मैंने भी खुलकर अपना जो पॉलिटिकल ओपिनियन था वो चैनल पर रखा। मैंने कभी भी अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस जो हैं वो चैनल पर नहीं रखा था आज तक। मैं मजबूर हो गई अपना पॉलिटिकल ओपिनियन रखने के लिए, क्योंकि इस बार जितनी मुझे क्लैरिटी आई है 30 साल के इतिहास में, इतनी क्लैरिटी मुझे कभी नहीं आई थी। मुझे लगा कि मुझे बहुत फ्रंट पे आकर बात करनी चाहिए। देखिए, जो कुछ भी हुआ, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेआई का स्टेटमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट था, मोदी जी के कामकाज, या पिछला जो कार्यकाल रहा है दूसरे पार्टीज का, ठीक है, जितनी भी पार्टीज हैं इस देश में, मैं किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ रही, हर एक सिंगल पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। सबका काम मैंने देखा, सारी चीजें देखी, और मैं क्यों इतनी बायस्ड होकर एकदम से चैनल पे कुछ पोस्ट डाली, कुछ शॉर्ट्स डाली, उसको देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो गए कि अरे साक्षी मैम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को इतना डिस्करेज क्यों कर रही हैं। बहुत सारे लोगों के सामने मैं थोड़ा सा एक कहा जाए पर्सनल स्टेट ऑफ जोन में चली गई, जहां पर मैंने खुद ही एक पोस्ट में लिख डाला कि जितने भी अंधभक्त हैं जो अपना ब्रेन यूज ही नहीं करते हैं किसी भी पॉलिटिकल इशू को देखकर, ठीक है, इमोशन में आकर फैसले लेते हैं, वो सब मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। आई रियली डोंट नीड दिस टाइप ऑफ पीपल्स। तो इसके पीछे एक रीजन था, एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि काफी अंधभक्त छट गए होंगे मेरे चैनल से। देखिए, एक चीज समझिएगा, 1947 से पहले हमारे देश की हालत बहुत खराब थी। उसमें हर तरह के लोग आए, हर धर्म के लोग आए, हर जाति के लोग आए, जिनको हम लीडर्स बोलते हैं, आजादी के टाइम के लीडर्स बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। ये सब लोग आए, इन्होंने वो दिन देखे थे। कहते हैं ना, जो गरीबी देखा रहता है वो इंसान ही समझता है कि किसी व्यक्ति को गरीबी से निकालना कितना जरूरी है ना। तो वो आए, उन्होंने तकलीफें देखी हुई थी, परेशानियां देखी हुई थी, और उन्होंने सबसे पहले तो हमारे देश को आजाद कराने में मदद की, हमें जागरूक किया ना, हमारे पूर्वजों को। और उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, सब लोग एक होकर लड़े, बिना ये देखे बगैर कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन जनरल है, कौन एसटी है, कौन एससी है, कुछ नहीं देखे, ना ब्राह्मण ना कुछ देखे। तो सिर्फ एक चीज कि ये हमारे देश का व्यक्ति है, ये इंडियन है। हर कोई मिल के लड़ाई लड़े और फाइनली देश को आजाद करा दिया। अब हमारा देश आजाद हो गया, हमारे देश को चाहिए था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वो जरिया जिसको बेस बनाकर हम कानून बनाते हैं, हम सही और गलत का पहचान करते हैं कि हमारे कौन से कर्म सही हैं, कौन से कर्म गलत हैं। क्योंकि जब इंसान पर्सनली कोई डिसीजन लेता है तो उसका एरोगेंस, उसका घमंड, उसका अहंकार, उसके इमोशंस बीच में आ जाते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ताकि आपको एक जरिया दिया जाए जिसके जरिए आप बिना किसी भी तरह का ओवर इमोशनल होकर या इम्प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन ना लो। बहुत दिल से बनाया गया। जब अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं इतने डिग्री वाला आदमी हूं, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी भी संविधान से प्रेरणा लेने की। नहीं, उन्होंने अपनी बुद्धि का तो प्रयोग किया ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे विश्व से प्रेरणा ली, पूरे विश्व के संविधान से प्रेरणा ली।
जो जो कहते हैं ना अच्छी चीजें, मेरी मम्मी भी बोलती थी अच्छी चीजें बेटा आप कितना भी कुछ अपने लाइफ में कर लो, लेकिन अच्छी चीजें अगर आपको अपने दुश्मन से भी सीखने को मिल रही हैं तो हमको सीखना चाहिए। और अंबेडकर जी ने तो जिन लोगों से प्रेरणा ली संविधान की, वो कोई हमारे बहुत बड़े दुश्मन तो थे नहीं, तो उनके संविधान से उन्होंने प्रेरणा ली और प्रॉपर अपना भी ब्रेन यूज किया, अपने जितने भी उनके टीम मेंबर्स थे उनका भी आइडिया लिया, ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल से जितने भी आइडियाज उनको मिले अच्छे आइडियाज, वो सब का सार इकट्ठा करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, भारत का संविधान बनाया। इतना ताकतवर बनाया, इतना ताकतवर बनाया कि ढेरों लोग आए भारत के आजाद होने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनकर अपनी अपनी पार्टी लेकर, लेकिन कोई भी इस देश को तानाशाही की तरफ नहीं ले जा सका। हर इंसान हाथ पटक कर, पैर पटक कर, किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने के लिए विवश रहा, हर तरह की राजनीति किया, लेकिन अंत में हार कर इस चीज को स्वीकार किया कि इस देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक लाइन तो आप लोगों ने सुनी होगी कि टीचर चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर विद्यार्थी ही नहीं पढ़ना चाहता, विद्यार्थी ही नहीं सीखना चाहता है, तो टीचर कितनी भी कोशिश कर ले वो उसको पढ़ा नहीं सकता, वो उसको ज्ञानी नहीं बना सकता। आज हमारे देश की हालत ऐसी ही हो गई है। बहुत कुछ करके गए हमारे पूर्वज जो भी थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत कुछ करके गए हमारे देश के लिए, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमें हमारे राइट्स के बारे में बताया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने उसी कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरेस्पेक्ट किया, सिर्फ एक पार्टी के नेता के मुंह में पढ़कर। और यहाँ पर सिर्फ मैं भाजपा की बात नहीं कर रही, यहाँ पर मैं हर पार्टी की बात कर रही हूँ। जो जो पार्टी सत्ता में आती है, जब जब वो लॉस के अगेंस्ट जाने की कोशिश करती है, डेमोक्रेसी के किसी भी पिलर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो हम उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं। हम बस ये देखते हैं कि मेरा फेवरेट नेता वहां पर जो बैठा है उसको किसी भी तरह का तकलीफ दुख नहीं होना चाहिए, उसको हमें प्लीज करना है। एक चीज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मैं लिटरली उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने एक चीज बोला था कि पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का संविधान रहना चाहिए, इस देश के लोग होने चाहिए। उन्होंने जो ये बात कही थी, इसकी गहराई को आज के लोग अगर समझ जाएं तो लिटरली वो किसी भी पार्टी की भक्ति नहीं करेंगे। और मैं जो भाजपा की इतनी ज्यादा बुराई की अपने चैनल में, वो क्यों की, आज मैं आप लोगों को ये क्लैरिटी से बता रही हूँ। इसलिए की क्योंकि भाजपा ने भारतीय संविधान का, डेमोक्रेसी के पिलर्स का जिस लेवल पर शोषण किया है, उस स्तर पर शोषण आज तक कोई पार्टी नहीं की है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं राहुल गांधी को अपना बाप मानती हूँ या फिर मोदी को अपना चाचा मानती हूँ, नहीं, ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम एन एजुकेटेड लॉयर। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। आप भरोसा करोगे, मैं आई एम द वन जो जब से 18 साल की हुई है तब से लेके आज तक जितने बार भी वोट दी है वो भारतीय जनता पार्टी को दी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं अपने पिता तक से लड़ गई थी। मेरे पापा के साथ मेरी 3 घंटे की डिबेट हुई थी, जिसमें पापा ने कहा था कि बेटा थोड़ा सा तो अपने बाप के एक्सपीरियंस पर भरोसा कर ले। मैंने बोला नहीं, नरेंद्र मोदी जी का जो माइंडसेट है, जो सोच है, जो विजन है, वो नेक्स्ट लेवल है। एंड अंत में मेरे पापा यही सोचे कि जाने दो, बच्ची है, मैं क्या ही लड़ूं उससे, और वो चले गए। बोले आने वाला वक्त तुमको बताएगा। और जब मैं बैचलर इन लॉज हुई, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, मैंने लॉज पढ़े, लोगों की तकलीफों को बहुत करीब से देखा, टीचिंग फील्ड में भी काम किया 10 साल, देन आई रियलाइज्ड कि क्या गड़बड़ हो रही है। फिर भी मैं कंफ्यूज थी, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखा कि खुलेआम जस्ट टू जस्टिफाई देयर ओन थिंग्स, मतलब आप इतना ज्यादा डेस्परेट और इनसिक्योर हो गए हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक कर रहे हो। यू आर अटैकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर अटैकिंग टू द फ्रीडम फाइटर्स, यू आर अटैकिंग द इंडियन लॉज। इंडिया में ये चीज अलाउ नहीं है, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए। संविधान को अटैक करना इज अ नेशनल थ्रेट। ये देश संविधान के दम पर है। आप और मैं सुरक्षित जो हैं, ये संविधान के दम पर हैं। और ये मेरी बात सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता होगा जिसने संविधान को बहुत ही गहराई से पढ़ा होगा, घोल कर पिया होगा।
वही व्यक्ति समझ सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति जिसने जैसे तैसे अपने एग्जाम्स निकाले हैं, अपनी स्कूल के सर्टिफिकेट्स लिए हैं, कॉलेज के सर्टिफिकेट्स लिए हैं, जो बाप दादा का जमीन लिए बैठे हैं, जिनको कोई खास संघर्ष नहीं करना पड़ा है जीवन में, वो नहीं समझ सकता ये बात। ये वही व्यक्ति समझेगा जो कि बाप दादा की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी खुद के दम पर भी बहुत कुछ बिल्ड किया है, जिसने बहुत ही गहराई से भारतीय संविधान को समझा है। A lot of illegal behavior I saw from the Indian government, and that threatens me a lot. मतलब just because you want to do some politics, करो ब्रो, कोई टेंशन नहीं है। 70 साल तक कांग्रेस ने भी अकॉर्डिंग टू यू, वैसे तो मैं अपने बाप दादा से पूछती हूँ तो उन लोग यही बोलते हैं कि इतना ज्यादा तो करप्शन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि चलो मेरे बाप दादा गलत हैं। एंड बीजेपी इज द मोस्ट नॉन करप्टेड पार्टी इन द हिस्ट्री, एंड नरेंद्र मोदी इज द लिविंग गॉड, ही इज अ नॉन बायोलॉजिकल पर्सन। मैं मान भी लेती हूँ, आई एम एक्सेप्टिंग दीज थिंग्स कि वो भगवान से भी ऊपर है, तो भी वी आर ह्यूमन बींग्स। आज भी हमारे साथ कोई घटना होती है तो हमें सिर्फ एक ही चीज दिखती है, पुलिस थाना, कोर्ट। क्यों पुलिस थाना और कोर्ट हमको अपने प्रोटेक्शन के तौर पर क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज हमारे दिल में कहीं ना कहीं, हमारे मन के किसी कोने में ये बात है, दिमाग के किसी कोने में ये बात है कि जो भी करेगा पुलिस वाला या जो भी करेगा कोर्ट, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ करेगा, और वो लॉज सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर बने होंगे। हम ये सोचकर जाते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन को जिसके दम पर आज भी हम और आप न्यायालय पर भरोसा करते हैं, कुछ गलत होने पर एक बार खुद को समझाकर बोलते हैं कि चलो देखते हैं, शायद कोई पुलिस वाला कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले और हमारी तकलीफ को समझे, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करने वाले आदमी को सैल्यूट मार रहे हैं। रियली? मैं दिल्ली में हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं एक बहुत ही पढ़ी लिखी एडवोकेट हूं, भले मैंने बीएलएल भी किया है, लेकिन बहुत गहराई से चीजों को स्टडी किया है। मेरे बाप दादा वकील रहे हैं, हमने बचपन से ही इस तरह की लीगल नॉलेज रिलेटेड थिंग्स देखी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं। हमारे पापा भी आकर अगर मम्मी से कुछ बताते थे या घर पे कुछ बताते थे तो फ्री पॉकेट में नॉलेज मिल जाता था हमको, क्योंकि पापा वॉज लॉयर, माय दादाजी वॉज लॉयर, माय बड़े पापा वॉज लॉयर, पॉलिटिक्स में भी थे मेरे दादाजी। तो आई एम वेरी वेल अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। खुद भी मैंने पर्सनली स्टडी किया है। व्हाट वाज हैपनिंग इन द प्रोटेस्ट, डू यू अंडरस्टैंड? मैं नहीं कह रही, मैं कहती हूं सब बुरे थे, सब बुरे थे। ईच एंड एवरी सिंगल प्रोटेस्टर्स वाज रॉन्ग, बट स्टिल आप लोगों ने लॉज क्यों नहीं फॉलो किए? आप लोगों ने रूल्स क्यों नहीं फॉलो किए? स्टूडेंट्स बदमाशी कर रहे हैं, समझ आता है, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, बट यू आर ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, you are police officer bro, you are part of the administration, you are part of the government, you are part of the defense system. लॉज को सबसे ज्यादा फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है जो इस पोजीशन पर होते हैं। पुलिस ऑफिसर्स वो, पता है आपको, पता है क्या कर रहे थे वो? Nobody was, कुछ सिंगल सिलेक्टेड शायद पुलिस वालों ने अपना बैच लगाया था, नेम प्लेट लगाया था। एवरी सिंगल पुलिस वाला, किसी ने भी नेम प्लेट नहीं लगाया था। मुंह पर रुमाल बांधकर लोगों पर लाठी चार्ज कर रहे थे, रैंडम लाठी चार्ज कर रहे थे, जस्ट फॉर फन। लड़कियों को कंट्रोल करने के लिए मेल पुलिस ऑफिसर्स फ्रंट पे आ रहे थे, एंड नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो उनको टच कर रहे थे, गलत पार्ट्स में डंडे मार रहे थे। और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जो हैं, श्री राम जी जो हैं, वो उनके आइडियल हैं। आपको पता है, श्री राम अगर चाह लेते ना, तो अगर मोदी के दिमाग से सोचो तो श्री राम बहुत कुछ कर सकते थे। रावण के यहाँ भी महिलाएं थीं, बहुत कुछ कर सकते थे, और अपनी वानर सेना से भी बहुत कुछ करवा सकते थे। इवन हनुमान जी भी गए थे, तो वहां पर उन्होंने किसी महिला को नहीं परेशान किया, उन्होंने पापी पुरुषों को लपेटा। राक्षस थे वो, राक्षस, और उसमें भी उनको वो कोई हार्म नहीं किए, उनको जब छेड़ा गया तब वो किए। मैंने यहाँ पर नॉर्मली देखा, मुझे तो एक, मैं गई थी प्रोटेस्ट में, वहां पर सिर्फ ऑब्जर्व करने गई थी, क्योंकि एज अ लॉयर, एज अ स्पीकर, जो आप लोग मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पर्सनली जाके उस चीज को देखूं, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। तो मेरे लिए बहुत जरूरी था, जब मैंने इस तरह की वीडियोस देखी तो आई वाज लाइक, मुझे खुद फ्रंट से जाना चाहिए, 5-6 किलोमीटर दूर तो है जनपद यहाँ से। मैं गई,
मुझे लिटरली वहां पर एक ब्लू कलर का ड्रेस पहने हुए पंजाबीज थे जो तलवार लेके घूम रहे थे, उन लोगों ने बचाया मुझे। बोले मैम उनको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मजे ले रहे हैं लड़कियों से, प्लीज आप उनके आसपास भी मत दिखो। एंड दे आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स। अगर पुलिस ऑफिसर्स होते तब आप अपने एडवोकेट होने का एक प्रिविलेज ले सकती थी कि एक एडवोकेट से आप इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, बट दे आर गुंडास। उनकी कोई नेम प्लेट्स नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू टेल देयर नेम्स ऑल्सो। वो नाम बताने को रेडी नहीं है। अ लॉट ऑफ थिंग्स उन्होंने मुझे बताया एंड देन आफ्टर आई वाज लाइक ओके फाइन, मैं आप लोगों के आसपास ही रहकर कुछ भी रिकॉर्ड करूंगी। तो दे सेड यस प्लीज डोंट डू दैट मैम, बिकॉज यहाँ पर आप किसी भी पर्सपेक्टिव से एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी या कॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट से आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो, बिकॉज गुंडा टाइप ऑफ माइंडसेट दे हैव। So overall, I will say one thing to you. A lot of things मैं इस एक वीडियो में कितना कुछ बताऊं, but as a lawyer, as an educated person, I have observed a lot of things which directly attacks the Constitution. और Constitution ही आप सबकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई कितनी भी गाली दे दे, लेकिन आज हम और आप अगर थोड़ी सी भी सुकून से तो रोटियां भी खा पा रहे हैं ना, just because of Indian Constitution. इसलिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम बेवकूफ़ी ना करें, जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को ना काटें, और किसी भी नेता के प्यार में इस कदर पागल ना हो जाएं हम कि हम वो दे बैठें जिसने हमको आज तक, हमारे पूर्वजों को और हमको आज तक बचा कर रखा है। अगर आपके घर किसी के साथ अन्याय भी हुआ है ना, उसको चाहे जैसे भी न्याय मिला हो, पर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई लिविंग बीइंग नहीं है। जब एक जज, जब एक लॉयर परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का यूज नहीं करता है, इंडियन लॉस का यूज नहीं करता है, पूरी शिद्दत से अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करता है, तब कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ गन। आप समझ सकते हो, मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी सी गन दे दी चलाने के लिए, लेकिन अगर आपके अंदर एक जज्बा ही नहीं है कि मुझे इस बंदूक को सही चीज के लिए यूज करना है, तो फिर कोई मतलब नहीं उस गन के होने का। जैसे कि एक बंदूक जो है, अगर आप किसी क्रिमिनल के हाथ में दे दोगे तो वो क्या करेगा? वो हत्याएं करेगा, राइट? एक घटिया आदमी के हाथ में दे दोगे तो वो अत्याचार करेगा। लेकिन वहीं पर अगर वो गन आप सैनिकों के हाथ में दे दोगे, उन सैनिकों के हाथ में जो देश के प्रति बहुत ही सच्ची भावना रखते हैं, अच्छे लोगों के हाथ में दे दोगे, तो वो इस चीज को अच्छे लोगों के, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, राइट? जस्ट लाइक दैट कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सही तरीके से यूज करो तो बड़े से बड़े हाई प्रोफाइल केस में, बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस में भी आपको न्याय मिल सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आम आदमी तो पढ़ता ही नहीं है ना, वो पूरी तरीके से अपने एडवोकेट पे डिपेंडेंट रहता है, इंडियन जुडिशरी पर डिपेंडेंट रहता है। सो दैट्स वाई अगर कोई आपके साथ धांधली कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, और आप गाली किसको देते हो? कॉन्स्टिट्यूशन को। बंदूक को कभी गाली नहीं दी जाती। बंदूक में प्रॉब्लम नहीं थी, बंदूक चलाने वाले में प्रॉब्लम है, क्योंकि बंदूक तो आपको परफेक्टली दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ लोग रिजर्वेशन को लेकर बोलते हैं, रिजर्वेशन खुद अंबेडकर जी ने कहा है कि उन लोगों के लिए बना है जो जेन्युइनली उतने ज्यादा नीचे स्तर पे हैं। अब कुछ लोग इसका फुल बेनिफिट ले रहे हैं रिजर्वेशन का, तो आप उनको पकड़ो ना कि उनका हक मार दो जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन पाना। आप समझ रहे हो? आप कुछ दुष्ट लोगों का बहाना पकड़कर सारे लोगों का हक मार रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 लोगों को खाना बांटी। अब 10 लोगों में से 2 लोग जो थे वो अमीर थे, उन लोगों ने वो खाना फेंक दिया, और मैंने क्या बोला, अब मैं भंडारा करना बिल्कुल बंद कर दूंगी क्योंकि मेरा 2 बार खाना फेंकाया है। लेकिन बाकी के जो 8 लोग थे वो जेन्युइनली बहुत भूखे थे और वो पूरा खाना एक एक दाना खा गए और ईश्वर को धन्यवाद बोलकर चले गए, और वो बहुत गरीब थे। लेकिन अगर सिर्फ अपने इसी पागलपन वाले माइंडसेट के कारण मैं भंडारा करना बंद कर दी, तो सिर्फ उन 2 लोगों की वजह से वो 8 लोग सफर करेंगे। उनका जो एकमात्र मैं जरिया हूं खाना देने का उस मोहल्ले में, वो खत्म हो जाएगा। तो आप उसी चीज को समझो ना कि रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अगर ऐसे घटिया लोगों को मिल रहा है जो प्रिविलेज्ड हैं, तो आप उनको पकड़ो, उनका मुंह नोचो। लेकिन जो जेन्युइनली सफर कर रहा है उसके रिजर्वेशन का अधिकार मत छीनो। तो पूरे रिजर्वेशन पे आपको अटैक नहीं करना है। ये बहुत क्लैरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में है कि रिजर्वेशन इज ओनली फॉर दोज पीपल हु डिजर्व टू गेट रिजर्वेशन। अगर कोई भी इंसान रिजर्वेशन के जरिए अपना उस लेवल तक पहुंच गया सामान्य स्तर पे, तो उसको तुरंत उस अधिकार से वंचित करो। समझ गए ना? तो मेरा यही अभी लेटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था जो भी चल रहा है इस देश में। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कमेंट सेक्शन में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिएगा। और जिनको ऐसा लगता है
कि मुझे मोदी जी को अपना पिता बोलना था, तो मैं बता दूं, मेरे पापा का नाम सुधीर गुप्ता एडवोकेट है और मैं उनके अलावा किसी को भी अपना बाप नहीं मान सकती। ठीक है। हाँ, अंबेडकर जी को अपने पिता जैसा मानने का बहुत इच्छा होती है, बिकॉज जब मैं पढ़ती हूँ कि उन्होंने विमेंस के लिए कितना कुछ अच्छे बातें लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आई रियली रियलाइज्ड कि सच में आज मैं जो आप लोगों के सामने बैठी हूँ इतनी एजुकेटेड पर्सन की तरह बात कर रही हूँ बिकॉज ऑफ अंबेडकर जी, एंड आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर हिम। तो अंबेडकर जी हों या फिर और भी जितने भी लीडर्स थे जिन्होंने इंडियन पीपल के वेलफेयर में काम किया, मैं उन सब के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी, एंड दे आर लाइक माई ग्रैंडफादर, सो आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर देम। लेकिन मोदी को अपना बाप नहीं मान पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी गाइस, एंड जो जो मोदी को बाप मानते हैं वो सब मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी कॉम्प्लिकेशंस विद यू। बाय। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अगर आपको अपनी कोई बात बोलनी है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।